देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका टॉपिक है रॉयल्टी, उसमें एक इम्पोर्टेंट कंटेंट और है, दैट इज़ नजराना, जो कंफ्यूज करता है बच्चों को कि भाई ये नजराना दे दिया या फिर एडवांस रॉयल्टी के नाम से होता है कि ये दे दिया, तो इसका क्या मीनिंग है, क्या यूज़ है, कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, क्यों दिया, कैसे दिया। एक्चुअल में थोड़ा इसके बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ गया तो कैसे हैंडल करेंगे। और कई बार पेपर इतना इजी बन जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ गया, और सरल इतना था कि थोड़ा बहुत भी आता तो सही हो जाता, लेकिन नहीं था माइंड में, रह गया वो क्वेश्चन। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, राइट। यू नीड टू हैव अ एडिक्वेट नॉलेज। तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि नजराना एग्जैक्टली होता क्या है। नजराना का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक पर्सन है, उसको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, राइट, प्रोडक्शन करने के लिए। तो जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास वो मिलने गया, तो अपनी बुकिंग फाइनल करने के लिए कि हाँ साहब मेरी बात हो गई, मेरा एग्रीमेंट हो गया, मेरी तय हो गई, और ये चीज़ मैंने आपसे लीज पर ले ली, अब उसके बाद आप किसी दूसरे से बात नहीं करोगे, कुछ टोकन मनी डाल के ले जाता है इन पॉकेट, राइट। जैसे मंदिर में जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं मिठाई लेके जाते हैं, डील करने जाते हैं तो मिठाई का नाम पैसा होता है, कुछ टोकन मनी, राइट, वो होती है मिठाई। तो दैट इज दैट कि आपको कुछ एडवांस मनी देनी पड़ेगी। क्लियर। नजराना नहीं, आपके सामने हाजिर है वो, राइट। शगुन कह सकते हो आप उसको, एडवांस पेमेंट कह सकते हो आप उसको। लेकिन ऐसा एडवांस पेमेंट है कि बाद में एडजस्ट नहीं होगा वो। आपने एक बार दे दिया नजराना, आपने एक बार दे दिया नजराना, और उसके बाद मान लीजिए आपने उस एग्रीमेंट की को एग्जीक्यूट नहीं किया, उस काम को नहीं किया, बाद में आप एग्जिट कर गए खुद वहां से, तो आप एडवांस दे चुके हो। उसके बाद अब आप उसे भूल जाना, नजर मत आना, वो फॉरफिट हो जाएगा। कौन रख लेगा? जिसको दिया है। कौन रख लेगा? जिसको दिया है। सुना है आपने कि कई बार 25 लाख रुपए के मकान का सौदा हुआ, और हम 5,000 या 10,000 रुपये डाल के ले गए, और हमने उसे दे दिया एडवांस में, और कह दिया कि हम एग्रीमेंट करा लेंगे एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के निकल गया वो एक हफ्ता, हम नज़र नहीं आए उसको, तो उसके बाद अगर हम उससे मांगेंगे पैसे, वो देगा नहीं, ही विल फॉरफीट इट, राइट। एंड अगर हम नहीं पीछे हट रहे हैं अपने कमिटमेंट से और डील करा रहे हैं, तो रजिस्ट्री हमारी हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, करा लो, एग्रीमेंट कराओ, रजिस्ट्री कराओ, अपने नाम कराओ। ऐसे ही एग्रीमेंट के टाइम पर, मतलब नज़र जैसे ही वो आए तो आपने उनको कुछ एडवांस दे दिया, राइट, पक्का कर लिया कि हाँ ये साहब ये वाली ज़मीन मैं लूँगा, तो फिर उसके बाद में आप कर रहे हो सारे काम, तो आपके पास रहेगी, वो किसी दूसरे से बात नहीं करेगा। लेकिन आप पीछे आप हट रहे हो तो यू विल हैव टू सफ़र द लॉस, राइट, दिस इज दैट। अब यहाँ पर क्या है, मैं अभी पीछे कोई हट रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ लॉजिक था कि हाँ साहब आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप पीछे हटोगे पेमेंट, मतलब कहने का आगे बढ़ने से, कि साहब आप प्रोडक्शन करोगे वगैरह, लीज पे लिया आपने, तो लॉजिक तो है, नहीं करोगे तो वो नुकसान होना है। लेकिन अगर आप पीछे नहीं हट रहे हो तो फिर कैसे डील करें। जैसा मैंने एक लिख दिया है कि बी लिमिटेड ने लीज पर ली 10 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी, और 20,000 एडवांस दे दिया। ये नज़र जैसे ही गए, नज़र में आती दे दिया। तो किसको दिया? जिसकी नज़र में आए, लैंडलॉर्ड को दे दिया, राइट। और एंट्रीज आपको बतानी है, अकाउंट आपको बनाना है, तो लेसी भी इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, लेसर भी इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। लेसी के लिए, मतलब बी लिमिटेड के लिए, ये जो पेमेंट उसने दिया है 20,000, क्या वो केवल किसी एक साल का पेमेंट है? नहीं, उसका बेनिफिट उसको कितने साल मिलने वाला है? 10 साल, राइट, 10 साल का बेनिफिट। तो ये जो पेमेंट उसने किया है, ये जो एक्सपेंस उससे हुआ है, ये आपका 10 साल के लिए बेनिफिट देने वाला है, तो इसका रिकॉर्ड हम 10 साल तक रखेंगे। दूसरी बात, जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए भी इनकम किसी एक साल की नहीं, 10 साल की है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखिए, इन द बुक्स ऑफ लेसी जर्नल एंट्रीज हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे।
इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसी, साथ साथ नोट करेंगे, दैट शैल बी बेटर। इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, लेसी ने ये पेमेंट दिया, किसको दिया? लैंडलॉर्ड को दिया। तो लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये ईयर 1 है, पहला साल, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए दिए? 20,000 रुपए दिए, ये पहले साल में दिए। बीइंग पेमेंट ऑफ नजराना, राइट। और पहला साल जब खत्म होगा, ये तो स्टार्टिंग में है, ये फर्स्ट एंट्री आपकी स्टार्टिंग में है, जब पहला साल खत्म होगा एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर 1, पहले साल के एंड में, आपको इसमें से कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड टू बैंक क्यों लिख दिया? नजराना टू बैंक लिखिए भाई, नजराना, पूरी स्पेलिंग वहां से देख के लिख सकते हैं, नजराना। नजराना अकाउंट लिखना पड़ेगा, नॉमिनल अकाउंट है, नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बात यह है कि जो 20,000 रुपए दिए वो कितने साल काम आने वाले हैं? 10 साल। तो 10 साल का एक्सपेंस है वो, तो उसको आप 20,000 को 10 से डिवाइड करो, हर साल आप जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे वो 2,000 रुपये ट्रांसफर करोगे। क्लियर? और ये अकाउंट 10 साल में कंप्लीट होगा, हर साल 2,000 रुपये आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। तो ये जो मैं एंट्री लिख रहा हूं, इसमें मैं पहले साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में 2,000 रुपीज ट्रांसफर करूंगा, नजराना अकाउंट। क्लियर? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर दूसरे साल के एंड में फिर ये एंट्री रिपीट होगी, फिर ये एंट्री रिपीट होगी। क्लियर? ईयर 2 में फिर आप यही वाली एंट्री करोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट नजराना, हर साल करोगे। क्लियर? अच्छा, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड क्या होगा? ये मैं समझता हूं आप कर लोगे, हर साल यही एंट्री रिपीट होनी है, 2,000 की, 10 साल तक जानी है, 10 एंट्री हो जाएंगी पहले साल के एंड में, दूसरे के, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें। ठीक है? इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड क्या होना है? लैंडलॉर्ड ने ये रिसीव किया है अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नजराना अकाउंट। लंबा नाम है, डॉट डॉट करके लिख दिया, आप मत लिखना, आप पूरा लिखना। ठीक है भाई? तो 20,000, और फिर इसके बाद इसके लिए इनकम है, तो इसको वो कहां ट्रांसफर करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर साल कितने ट्रांसफर करेगा? 2,000। अगर ये लीज 5 साल की होती तो 20,000 को मैं 5 से डिवाइड करता तो हर साल 4,000 रुपये ट्रांसफर करता मैं। इज दैट ओके? हर साल 5,000 ट्रांसफर करता मैं, सॉरी 5 की होती तो 5 से डिवाइड करके 4,000 ट्रांसफर करता मैं। अच्छा, अब इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसी, उसका अकाउंट बना रहा हूं, किसका? नजराने का। अरे भगवान, लिख, नजराना अकाउंट। अभी देखिए आप, एंट्री क्या हुई? टू बैंक अकाउंट, कब हुई? 1/1/12 को। कितने का दिया आपने? 20,000 रुपए का। और पहले साल के एंड में, मतलब 31 दिसंबर 2012, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने रुपए? 2,000 रुपीज। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, कितना बचा? 18,000। इसको मैं ब्रॉड डाउन करूंगा तो ये आपका 18,000 यहाँ पर आ जाएगा, कब? 1/1/13 को। और 31 दिसंबर 13 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 रुपीज़, और बैलेंस कितना हो गया अभी? 16,000 रुपीज़। क्लियर? एंड 1/1/14 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मुझे करना है 16,000 रुपीज़, और 31 दिसंबर 14 को
बाय प्रॉफिट एंड लॉस मुझे ट्रांसफ़र करना है 2000 रुपीज़ और बैलेंस रह जाएगा 14,000 रुपीज़। ऐसे ये बनता जाएगा लास्ट तक, जितने साल का बनाना हो। मैंने ये 3 साल का बना दिया है। इसी तरीके से 5 साल का, मतलब जितने साल का आपसे कहे वो, 5 साल का बनाने के लिए 5 साल का बनाओ, 10 साल का बनाने के लिए 10 साल का बनाओ। 10 साल का बनाओगे तो 10वें साल में बैलेंस नहीं बचेगा, ठीक है, और बनेगा इसी तरीके से। लेकिन जितने साल का है उससे कम साल का बनवाओगे तो बैलेंस बचेगा। अभी आप कहो कि इन द बुक्स ऑफ लेसर कैसे बनेगा, ये अपोजिट हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ लेसर मतलब लैंडलॉर्ड के यहाँ नजराने का अकाउंट अगर मुझे बनाना है, नजराने का अकाउंट, तो मैं यहाँ रिसीव कर लूँगा इसको बाय बैंक अकाउंट। नजराने का अकाउंट बना रहा हूँ, 2 में लिखा है तो बाय बैंक लिख दिया मैंने। कितने रुपए? 20,000। और इसको फिर क्या लिखा है, नजराना 2P&L, तो 2P&L लिखना पड़ेगा मुझे पहले साल के एंड में। कितने रुपए? 2,000। बैलेंस कितना रह गया? 18,000। अपोजिट साइड यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा ये 18,000। इसमें से कितना मुझे राइट ऑफ करना है, P&L में ट्रांसफ़र करना है, बोलिए? 2,000। बैलेंस कितना रह गया? 16,000। ऐसे ही फिर ये बैलेंस अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन कर लिया आपने। इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफ़र किया आपने? 2,000। बैलेंस कितना रह गया? 14,000. Is that okay? I hope this will help you better in understanding this, right? Not only journal entries but also the account, not only in the books of lessee but also in the books of lesser, right? So make it a revision. Thank you.